नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए जो अपने प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे उसके अंदर ज्योग्राफी का पोर्शन मैं करवा रहा था आपको। और उसके अंदर हमने जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा टॉपिक भौतिक प्रदेश अपना चल रहा था। आज हम जो बचे हुए दो पार्ट और है भौतिक प्रदेश की, एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। उन दोनों की आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका टाइम है वो कम से कम जो है यहाँ पे लगे। ठीक है, और आपको आसानी से समझने में भी आसानी हो, और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी साथ में हो जाए। बाद में भी आप देखो दोबारा तो आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट न करना पड़े। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। अपना है पहला, हम पढ़ते हैं आज तीसरा जो भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना जो है तीसरा भौतिक प्रदेश है, उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी भौतिक प्रदेश हम पढ़ते आए हैं, दो भौतिक प्रदेश हमने पढ़ दिए हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर अवशेष किसके हैं, क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, या फिर जलवायु क्या है, फसलें कौन कौन सी यहाँ पे बोई जाती हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या कौन कौन से उपभाग हैं। जैसे अरावली के तीन उपभाग पढ़े थे हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली है। तो ऐसा सब कुछ जो सभी भौतिक प्रदेश है उनमें ऐसा ही क्रम हम पढ़ते आए हैं, इसी में भी ऐसा ही पढ़ेंगे। जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे 23% यहाँ पे क्षेत्रफल निवास करता है। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या की बात करें साथियों तो 39 यहाँ पे जनसंख्या जो है निवास करती है इस भौतिक प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। अब बात करें अवशेष के अंदर, शुरू के अंदर मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, उसके अंदर सभी भौतिक प्रदेशों के अवशेष के बारे में मैंने आपको बताया था वहां पे किस किस का अवशेष है राजस्थान में। और शुरू में हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़ने स्टार्ट किए थे तो किस प्रकार से हमने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर 3 पार्ट हुए थे लास्ट में, तो उनमें से 2 के अवशेष हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। अब साथियों बात करें, टेथिस सागर का नाम आ गया है तो हम देख लेते हैं इसकी और कौन कौन से भाग हैं। तो टेथिस सागर के एक तो हो गया अपना कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसी का अवशेष है टेथिस सागर का। एक मैदान से बाद में ज्यादा सूख जाने के बाद में क्या होता है अपना मरुस्थल। तो कौन सा मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वो भी किसका है, टेथिस सागर का है। और जो टेथिस सागर है उसकी प्रकृति किस प्रकार की, उसमें जल है वो खारा होता था, लवणीय होता था। जो जितनी भी राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, वो भी किसका अवशेष है, वो भी टेथिस सागर का अपना अवशेष है। और दूसरा पार्ट अपना बचता है गोंडवाना लैंड, जिसके अवशेष के रूप में है अरावली है अपनी। और एक जो पठारी भाग है जिसे हाड़ौती का पठार बोलते हैं या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, वो भी किसका भाग है, अपने गोंडवाना लैंड का भाग है। वो आगे हम नेक्स्ट इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, इसका निर्माण जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके निर्माण की बात करें साथियों तो इसका निर्माण है वो हुआ है नदियों द्वारा, नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, औसत वर्षा यहाँ पे 50 से 80 सेमी औसत वर्षा होती है। इस कारण क्या है, ये आर्द्र जलवायु के अंदर आता है। जलवायु किस प्रकार की है यहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा है सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके अंदर हमने बात की थी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। उसके बाद में हमने देखा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके अंदर हमने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पढ़ा है, उप आर्द्र जलवायु की वहां पे हमने बात की है। उसके बाद में ये तीसरा जो पार्ट आया है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके अंदर जो जलवायु है आर्द्र है। और नेक्स्ट जो चौथा पार्ट अपना भौतिक प्रदेश का है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो उसमें जो जलवायु है वो है अपनी अति आर्द्र जलवायु, और वहां पे 80 से लगभग 120 सेमी वर्षा होती है। ये जो वर्षा के आधार पर इनका जलवायु का डिवाइडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होती है, तो यहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी भी जो उपजाऊ मिट्टी है जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, या फिर दोमट मृदा है जिसे दोमट मृदा भी कहते हैं, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मृदा पाई जाती है। अब बात करें यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जलोढ़ या दोमट मृदा में है गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये सारी चीजें, ये सारी फसलें यहाँ पे बोई जाती हैं। इसी ये जो सरसों है इसी कारण है राजस्थान को यहाँ पे सर्वाधिक सरसों होती है, सरसों प्रदेश भी बोलते हैं, राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं।
और इसी सरसों के कारण एक जयपुर और भरतपुर के मध्य, जयपुर और भरतपुर के मध्य एक मैदान भी है, भरतपुर के मध्य एक क्षेत्र भी है जिसे हम बोलते हैं रोही का मैदान, रोही का मैदान, जिसे सरसों बेल्ट के नाम से जाना जाता है, सरसों बेल्ट के नाम से उसे जाना जाता है। वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, रोही का मैदान, जो कि कहां से कहां तक विस्तारित है, जयपुर और भरतपुर के मध्य है। भरतपुर में आपको पता है सबसे ज्यादा सरसों ही होती है, और सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेंवर भरतपुर के अंदर है, वो भी आपको पता है 1993 20 अक्टूबर 1993 केंद्र स्थापना हुई थी जिसकी। ठीक है, अब बात करते हैं इस भौतिक प्रदेश को, कौन से पूर्वी मैदानी प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, उसके उपनाम क्या क्या है। इसको बोलते हैं राजस्थान का हृदय स्थल। हृदय क्या होता है, हृदय अपना क्या करता है, रक्त का पंपिंग करता है, पूरे शरीर में जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पहुंचाता है। इसी प्रकार क्या है, ये एक प्रकार से खदान का कटोरा है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, ये जो फसलें यहाँ पे सर्वाधिक होती है, इस कारण इसको कहते हैं राजस्थान का हृदय स्थल। वैसे अगर बात करें, अंडे की टोकरी या हृदय स्थल है अजमेर है, क्योंकि वो मध्यवर्ती भाग में है, इसलिए वो हृदय स्थल है। इस प्रकार से राजस्थान को कहते हैं। एक हृदय स्थल ये है, यहाँ पे जो फसलें हैं वो सर्वाधिक जो सरसों है, चना है, जो है, गेहूं है, ये बोई जाती है। इस कारण इसको खाद्यान्न का कटोरा भी बोलते हैं। अब एक खाद्यान्न का कटोरा पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी बोलते हैं साथियों। एक और आता है अपना जिला, उत्तरी जिला है, जो कि क्या है, उसका नाम गंगानगर। क्या है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। उसको भी क्या कहते हैं, खदान का कटोरा कहते हैं, खदान का कटोरा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं साथियों, जो अपना भौतिक प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, उसकी 4 भाग हैं, उसकी 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम, तो इसका एक चंबल बेसिन है, दूसरा है बनास बेसिन है, और तीसरा है बाणगंगा बेसिन है, चौथा माही बेसिन है साथियों। माही बेसिन जिसे हम 56 बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में देखेंगे। अब थोड़ा सा एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, 4 पार्ट पढ़ने से पहले क्या क्या हमने देखा है। सबसे पहले हमने देखी है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल हमने देखा है कितना है साथियों, 23% है, उसका क्षेत्रफल 23% है। और यहाँ पे जनसंख्या, जनसंख्या है 39%, यहाँ पे जनसंख्या लगभग लगभग मान के चलो दुगनी यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, लगभग 40% के आर पार जो है जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद में हमने देखा है यहाँ पे जो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है, वो टेथिस सागर का अवशेष है। इसके बाद में हमने देखा है ये नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ पे नदियां, नदियां की बात करें तो नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पे चंबल, चंबल और जो बनास मुख्यतः यहाँ पे नदियां हैं। इनके अलावा कौन सी नदी है, यहाँ पे माही नदी भी है, इनके अलावा यहाँ पे माही नदी भी है साथियों। अब बात करें यहाँ पे औसत वर्षा की, तो यहाँ पे औसत वर्षा जो है 50 से 80 सेमी यहाँ पे औसत वर्षा होती है साथियों। इसके अलावा बात करें वर्षा के आधार पर हम जो है जलवायु का निर्धारण करते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार की है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार हमने जो अरावली में पढ़ा है उपाद्र जलवायु, उससे पहले हमने उत्तर पश्चिमी, उत्तर जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें भी देखा है कौन कौन सी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु हमने वहां पे पढ़ी थी। अब इसके अंदर आर्द्र जलवायु है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मिट्टी, तो यहाँ पे नदियों द्वारा ये निर्मित है, तो यहाँ पे नदियों के द्वारा आपको पता होगा उपजाऊ मिट्टी जो है अपने साथ बहाकर लाई जाती है, तो उनको जलोढ़ मृदा कहते हैं हम। इसके बाद में हमने देखा है प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें कौन कौन सी जो अपने खाद्यान्न के लिए, जो अपने खाद्य भोज्य पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं, गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सरसों है, चना है, जौ है, ये जो फसलें हैं यहाँ पे बोई जाती हैं। इसके अलावा बात करें इस जो भौतिक प्रदेश का उपनाम क्या क्या है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट है पूरा राजस्थान इस पे, तो इसको हृदय स्थल भी कहते हैं और इसे खदान का कटोरा भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके 4 उपभाग हैं, सॉरी 4 उपभाग हैं। कौन कौन से, चंबल बेसिन है, चंबल की सहायक एक बनास है तो बनास बेसिन है, उसके अलावा एक बाणगंगा बेसिन भी है, एक माही बेसिन है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं अब आगे। चलिए पहला जो अपना चंबल बेसिन है उसके बारे में देख लेते हैं। चंबल बेसिन की बात करें साथियों, तो सबसे पहले इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो इसका विस्तार है साथियों कोटा, और इसके बाद में बूंदी है, झालावाड़ है, और अपने जो है राउत भाटा और सवाई माधोपुर, धौलपुर, इनके अंदर जो है इनका विस्तार है। ठीक है,
कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, धौलपुर है, इनके अंदर इसका विस्तार है साथियों। ठीक है, इसके अलावा एक चंबल से संबंधित एक शब्दावली आती है जिसे हम कहते हैं बीहड़। अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान में बीहड़ भूमि कौन सी नदी सर्वाधिक बनाती है बीहड़ भूमि, या फिर सर्वाधिक जो है अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो वो है अपनी बारहमासी एक नदी है, कौन सी, चंबल नदी है। चंबल नदी है जो कि दूसरे राज्य से उद्गम होता है, इसका एमपी से, एमपी से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में आती है और राजस्थान में बहती हुई ये लास्ट में जो अपने इटावा मुरादगंज के पास है, इटावा एमपी के अंदर है, जो यमुना नदी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ये भाग है साथियों। ठीक है, ये जो बीहड़ भूमि है, एक शब्द आता है बीहड़। बीहड़ क्या होता है, तो ये जो चंबल नदी है इसके अंदर प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह है वो तेज है। तेज होने के कारण क्या है, जो साइड है इसके किनारे हैं वहां पे कटाव होता है, जहां पे ज्यादा दबाव डालती है तो वहां पे इस प्रकार से एक जो है ऐसे बह रही है। यहाँ पे ज्यादा पानी का बहाव आने के कारण ये क्या है, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे एक प्रकार से इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे कटाव आया फिर यहाँ पे कटाव आया, तो इस प्रकार से एक जो अवनालिका का रूप ले लेती है, एक नालिका का रूप ले लेती है अवनालिका, जिसे अवनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं साथियों, अवनालिका। और इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है, ये जो अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि क्या होता है, उत्खात भूमि यानी खड्डे, उत्खात का अर्थ होता है खड्डे, तो इसके द्वारा जो पानी के बहाव के कारण खड्डे बनते हैं, इन उत्खात भूमि को ही कहते हैं। यहाँ पे डाकू सर्वाधिक रहते हैं, लूटपाट ज्यादा करते हैं, तो ये डाकुओं की शरण स्थली भी कहलाता है साथियों। ठीक है, डाकुओं की शरण स्थली भी ये कहलाता है। ठीक है, तो ये अवनालिका अपर्दन वाला हो गया। यहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी करती है और बीहड़ शब्द जो है चंबल से संबंधित है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे जो अपनी बीहड़ है, यानी चंबल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन किया जाता है, उत्खात भूमि जो है उसके अंदर जो उसका ऊपरी भाग है, उसका ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, अपनी डोंग क्षेत्र कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, डोंग क्षेत्र कहते हैं। और डोंग क्षेत्र से संबंधित दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक डोंग क्षेत्र कहां पर है। डोंग क्षेत्र वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कौन से भाग में पड़ रही है, हम चंबल बेसिन के अंदर पड़ रही है, तो चंबल का ही भाग है, ये चंबल से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो साथ में, क्योंकि ये चंबल में पड़ रहे हैं तो चंबल का ही भाग है, ये डोंग क्षेत्र है। और ये जो डोंग क्षेत्र है वो क्या है, बीहड़ का ऊपरी भाग है, जहां पर अब वर्तमान में जो नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है और वहां पे जो गड्ढे बने हुए हैं, जहां पे डाकू जो है अब अपनी शरण लेते हैं, वहां पे छुप जाते हैं और आते जाते जो राहगीर हैं उनको लूटपाट करते हैं उनके साथ में, तो वही क्षेत्र डोंग क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि सर्वाधिक डोंग क्षेत्र कहां पर है, तो साथियों कहां पर है, जो करौली के अंदर है। अब आता है डोंग की रानी, डोंग की रानी, तो डोंग की रानी भी किसे कहते हैं, डोंग की रानी करौली को कहते हैं। अब आता है डोंग का राजा, तो डोंग का राजा है करौली का ही एक सहयोगी है, कौन, अरे धौलपुर है, जहां पे चंबल नदी बहती है, वो है डोंग का राजा। राजा और रानी दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये बीहड़ शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। और ये डोंग क्षेत्र, डोंग नाम पूछ लिया जाता है, डोंग किससे संबंधित है, तो चंबल बेसिन से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखना आप। नेक्स्ट आता है जो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश पड़ रहे हैं, उसके अंदर एक पहला उपभाग पड़ रहे हैं चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन जहां पे ये गड्ढे बन जाते हैं, अवनालिका अपर्दन होती है, कंदराएं बनती हैं, गुफाएं बनती हैं, उत्खात भूमि जो होती है उसके विकास के कार्यक्रम है। वहां पे लूटपाट न हो, डाकू जो है वहां पे शरण न ले, वहां पे लूटपाट कम से कम हो, उनके लिए यहाँ पे विकास कार्यक्रम भी चलाई जा रही है, उनकी मरम्मत की जा रही है। तो उनका एक जो केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वो है कंदरा विकास कार्यक्रम। कौन सा है, कंदरा विकास कार्यक्रम है साथियों। वो 1989 में स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट आता है अगला, डोंग प्रोजेक्ट। डोंग प्रोजेक्ट है जो कि राज्य सरकार का एक ये प्रक्रम है, प्रोजेक्ट है, 2004-5 के अंदर है, 2004-5 के अंदर है, ये शुरू किया गया था, ये ध्यान रखें आप।
ठीक है, राज्य सरकार का है। कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का है और डोंग क्षेत्र है वो राज्य सरकार का है। अब अगला आता है अपना बनास बेसिन। दूसरा जो उपभाग है वो है बनास बेसिन। नाम से पता लग रहा है किसका ये भाग है, तो बनास नदी का ये क्षेत्र है, बनास नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब इस जो बेसिन के अंदर है, बनास बेसिन के अंदर प्रमुख क्या है, तो यहाँ पे दो तीन शब्दावली आती है। जैसे कि अपना एक मैदान आता है इसके अंदर, वो आता है मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान है जहां पे सर्वाधिक, मेवाड़ मैदान की बात करें तो ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ का जो भाग है वो भाग आता है जहां पे मक्का सर्वाधिक उत्पादित की जाता है। मक्का, ये मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहां पे आता है साथियों, एक आता है पिंडमांट का मैदान। कौन सा मैदान? पिंडमांट का मैदान है, जो कि राजसमंद के अंदर एक देवगढ़ नामक स्थान है वहां पर है। राजसमंद के अंदर देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद के अंदर है। अगला जो आता है एक मैदान आता है यहाँ पे मालपुरा करौली। मालपुरा करौली का मैदान है जो कि मालपुरा टोंक के अंदर है साथियों। कहां पर है? मालपुरा टोंक के अंदर है मालपुरा करौली का मैदान। ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं आज तक एग्जाम में। पीछे के आप एग्जाम उठा के देखोगे तो वहां पे पूछे गए क्वेश्चन है। मेवाड़ मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में मक्का के लिए प्रसिद्ध है निम्न में से तो कौन सा है? बनास बेसिन या फिर जो मेवाड़ मैदान या फिर चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, पिंडमांट का मैदान कहां पर है? देवगढ़ राजसमंद के अंदर है। मालपुरा करौली है मालपुरा टोंक के अंदर है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें जो बनास बेसिन है अपनी, बनास बेसिन के अंदर जो पठारी भाग है, तो पठारी भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है साथियों खिराड़ या फिर माल खिराड़। खिराड़ या फिर माल खिराड़। तो ये है कहां से कहां तक? तो ये है जहाजपुरा साहेबपुरा से लेकर है मालपुरा टोंक के मध्य का जो भाग है उसे कहते हैं खिराड़ या फिर माल खिराड़। क्या कहते हैं? ये पठारी भाग है और कहां से कहां तक है? जहाजपुरा साहेबपुरा, जो अभी नया जिला बना है साहेबपुरा से अपने जो है मालपुरा टोंक के मध्य का भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखें अपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक तीसरा तीसरा बेसिन आता है अपना तीसरा बेसिन आता है वो आता है साथियों बाणगंगा बेसिन। उसका नाम है बाणगंगा बेसिन। विस्तार की बात करें तो है जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, डींग, भरतपुर के अंदर इसका विस्तार है साथियों। अब बात करें ये जो बाणगंगा बेसिन है इसके अंदर क्या क्या है। बाणगंगा बेसिन के अंदर बात करें तो पूर्वी जो एक ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं जो नदियों द्वारा निर्मित हैं जहां पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये जो बाणगंगा बेसिन है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का सबसे उपजाऊ प्रदेश है या उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ भाग है। सबसे ज्यादा उपजाऊ यही भाग है। तो किसका है ये? बाणगंगा बेसिन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, ध्यान रखें। ठीक है, एक चौथा उपभाग आता है इसका माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। माही बेसिन की बात करें तो माही बेसिन का जो विस्तार है साथियों कहां पर है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो माही बेसिन है राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो है इसका विस्तार है। राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर इसका जो है भाग है। अब बात करें यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पे मुख्य क्या है? तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं मुख्य रूप से, दो प्रकार के मैदान आते हैं। एक तो आता है यहाँ पे छप्पन का मैदान, एक आता है कांठल का मैदान। दोनों ही किससे संबंधित है? माही बेसिन से संबंधित है। और बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी है? तो माही नदी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज है, ये दोनों ही मैदान है कहां पर विस्तारित है, कहां पर इनका विस्तार है। सबसे पहले बात करें अगर हम छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, तो ये छप्पन का मैदान है साथियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। छप्पन नदी नालों का या छप्पन गांवों का समूह है जहां पर माही नदी बहती है। तो ये क्या है? अपना छप्पन का मैदान है। दूसरा जो कांठल का मैदान है, कांठल का जो मैदान है साथियों वो है अपना जो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के अंदर है माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कांठल का मैदान कहते हैं। या ये भी कहा जाता है जो माही का किनारा है, माही नदी का किनारा जो है, माही नदी का किनारा जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। ये भी
आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, तो कांठल कहलाता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो अपना माही बेसिन है, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, माही बेसिन में मुख्यतः आपको पता होगा एक कुंभ लगता है यहाँ पे, बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम नदियां, तीन नदियां यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो यहाँ पे ये जो मुख्यतः आदिवासियों का है ये, ठीक है। बेणेश्वर धाम इसे कहते हैं, बागड़ का कुंभ भी इसे कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इसको। और ये माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को, ठीक है, संत मावजी की याद में। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं साथियों, जो माही बेसिन है या फिर दक्षिणी राजस्थान है, जहां पे बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर जो कुंभ लगता है, वहां पे बात करें तो उसको बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बागड़ी बोली बोली जाती है, और बागड़ी जो बोली है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो भील जनजाति निवास करती है, उस भील क्षेत्र के अंदर है ये जो है मुख्य रूप से जो बागड़ी बोली बोली जाती है। और इस क्षेत्र को क्या कहती हैं, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए अपने। ये था अपना साथियों जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी हमने बात की है। अब हम बात करते हैं अपना एक नेक्स्ट जो है, एक बचा हुआ भौतिक प्रदेश है लास्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं उसकी, ठीक है, अंतिम है, और इसके बाद में अपना जो है भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नदियां स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सबसे पहले तो इसमें जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है इसका, यहाँ पे जो है औसत वर्षा कितनी होती है, जलवायु कितनी है, इसका कोई उपनाम है क्या, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें साथियों, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है 6.89 इसका क्षेत्रफल है। 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अवशेष अवशेष मैंने अभी बताया था आपको पीछे वाले में, ये गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड का एक और अरावली है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। उपनाम की बात करें तो इसका हड़ौती पठार इसे कहते हैं, दक्कन का लावा पठार भी इसे बोलते हैं, लावा पठार कहते हैं, मालवा का पठार भी बोलते हैं इसको। विस्तार की बात करें तो लगभग लगभग ये हड़ौती प्रदेश, हड़ौती जो क्षेत्र है, हड़ौती जिले आपको पता होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, वहां पे ये है। और इसके अलावा एक अणु नगरी जो है अपनी, अणु नगरी रावतबाटा, अणु नगरी रावतबाटा, वहां पर भी इसका विस्तार है साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे औसत वर्षा, तो 80 से 120 यहाँ पे औसत वर्षा होती है। जलवायु का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पे जो है अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। 80 से 120 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है साथियों। प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो यहाँ पे जो हाड़ौती पठार है वहां पे लगभग लगभग ज्यादातर क्या है, मादक पदार्थों का जो यहाँ पे खेती की जाती है, मादक पदार्थों की, तो अफीम है, सोयाबीन है, तंबाकू है, कपास है, धनिया है, मेथी है, गन्ना है। और यहाँ पे मसाले भी सर्वाधिक यहीं पर उत्पादन होते हैं, हड़ौती प्रदेश के अंदर है। तो धनिया, माथक, जो मेथी है, पालक है, ये भी यहाँ पे सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हड़ौती पठार हैं, तो हड़ौती पठार हैं, तो पठार आपको पता होगा जो अरावली से थोड़ा सा नीचा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ भाग है अरावली की तरह ऊंचा उठा हुआ है, तो यहाँ पे चोटियां भी बनी हुई हैं जैसे अरावली की तरह है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है चंदवाड़ी, चंदवाड़ी है जो कि झालावाड़ के अंदर है। 517 मीटर ऊंची है ये, ध्यान रखें, 517 मीटर ऊंची है, ठीक है। और यहाँ पे दर्रे भी हैं, क्योंकि आपको पता है अरावली के अंदर दर्रे हैं, तो जो पठार है, पठार मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, मैदान से ऊंचा है, तो ऊंचा है तो वहां पे कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर थोड़ा नीचा है भाग, कहीं पर ऊंचा है, इस प्रकार से। तो वहां पे तंग रास्ते भी होंगे ना, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं, प्रमुख रूप से यहाँ पे 4 दर्रे हैं, वो भी बूंदी के अंदर है सारे के सारे, जैसे लाखेरी दर्रा है, खटखड़ दर्रा है, जोलावास दर्रा है, और इसके अलावा रामगढ़ दर्रा है। ये सारे के सारे चारों के चारों दर्रे हैं, बूंदी के अंदर है साथियों। दर्रे में ध्यान रखें यहाँ पे कौन से दर्रे, कौन कौन से दर्रे हैं। अरावली के अंदर हमने दर्रे पढ़े थे जो तीनों पार्ट के अंदर हैं, अलग अलग जिसमें भी दर्रे थे वो हमने देखे थे वहां पे। तो इसके अंदर भी दर्रे हैं, ये ध्यान रखें, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर। अब बात आती है, जैसे हमने पूर्वी
मैदानी प्रदेश के अंदर पड़ा था, उनके उपभाग 4 उपभागों में इसको बांटा गया था। चंबल बेसिन है, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन। उसी प्रकार से अपना जो अंतिम भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, वो भी 2 भागों में विभक्त हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन कगार भूमि है, दूसरा है दक्कन का लावा पठार है। दूसरा है दक्कन का लावा पठार है। दोनों की ही अपनी अपनी विशेषता है। क्या क्या विशेषता है देखते हैं हम। एक तो है विद्यन कंगार भूमि। विद्यन कंगार भूमि की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर के अंदर इसका विस्तार है। असम सवाई माधोपुर। निर्माण विद्यन कंगार भूमि है, उसका निर्माण तो हुआ है किससे? नदियों से हुआ है। जबकि जो दक्कन का लावा पठार है ना, उसका निर्माण हुआ है साथियों ज्वालामुखी द्वारा निर्माण हुआ है। उसका किससे हुआ है? ज्वालामुखी द्वारा निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर है। कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर है, ये ध्यान रखें। जो विद्यन कंगार भूमि है उसमें बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये नदियों द्वारा है तो यहाँ पे चट्टाने भी हैं। चट्टाने हैं तो बलुआ पत्थर पाए जाते हैं ये। और ये जो विद्यन कंगार भूमि है वहां पे जीबीटी ग्रेट बाउंड्री फोल्ट महान सीमा वंश पाया जाता है। महान सीमा वंश है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर अरावली और विंध्याचल पर्वत हैं आपस में मिलते हैं, जो आपस में उनका जो है मिलन होता है, कहां पे होता है वो भी ध्यान रखें। सवाई माधोपुर के अंदर होता है। कहां पर होता है? रणथंबोर जो अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर के अंदर है, वहां पे उनका मिलन होता है अरावली और विंध्याचल का। उसी भाग को हम बोलते हैं महान सीमा वृक्ष, जीबीटी ग्रेट बाउंड्री फोल्ट का नाम उनको दिया गया है। तो जीबीटी भी सॉरी जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, जीबीएफ है उसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, एफ फोल्ट। ठीक है, अरावली और विंध्याचल जो पर्वत है उनका मिलन जो यहाँ पे होता है। अब बात करें दक्कन लावा पठार की, तो हमने देख लिए हैं कहाँ कहाँ पे है। कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर है, ज्वालामुखी निर्मित है। और इसके नाम क्या क्या है? तो मालवा का पठार भी बोलते हैं इसको, और लावा पठार भी इसको बोलते हैं। इसी के नाम पर दक्कन का पठार है, उसी के नाम पर है। इसको हाड़ौती प्रदेश भी, हाड़ौती पठार भी बोलते हैं साथियों। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब जो अपने पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसके अंदर प्रमुख जो पठारी भाग है, फिर भी यहाँ पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो उन पहाड़ियों की आकृतियों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो पीछे के एग्जाम में आप उठा के देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से, जो इनकी आकृतियां हैं उनसे लेकर ये जो तीनों है ना, उनसे ज्यादा बार 3 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। घोड़े की नाल या फिर रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हैं, वो कहां पर हैं, कौन से जिले में है? तो 12 के अंदर है। ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। कुंडलाकार ये आकृतियां विशेष है, आकृतियों के बारे में इनसे पूछा ही जाता है। कुंडलाकार कहां पर है? कोटा में है साथियों। अर्धचंद्राकार है, बूंदी के अंदर है। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल आपने देखोगे ना, जो घोड़े के पैर में लगाया जाता है, एक अर्धचंद्राकार टाइप का एक लोहे का औजार सा होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा ऐसे। और कुछ जो अपने दुकान है, घर हैं, उनके मेन जो गेट होता है उसके ऊपर भी इस प्रकार का ये लगाते हैं यंत्र। तो ये होता है घोड़े का नाल, यानी पैर में जो लगाया जाता है ताकि उनके पैर हैं वो सड़क वगैरह पर है घिसे न। ठीक है, उसके लिए। तो रामगढ़ 12 के अंदर है, घोड़े के नाल है, या फिर ये गोलाकार है, लगभग ये गोलाकार सी प्रतीत होती है घोड़े के नाल की आकृति की, इनको बोला जाता है। ठीक है, एक आता है यहाँ पे रामगढ़ क्रेटर झील। रामगढ़ क्रेटर, क्रेटर आप जानती हो जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं उनको क्रेटर झील या कालाडेरा झील बोलते हैं उनको। तो रामगढ़ के नाम से जो है रामगढ़, तो रामगढ़ के अंदर ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, रामगढ़ के अंदर ये झील हैं, 12 के अंदर है। और ये जो झील है पहली जियो जो हेरिटेज स्थल के अंदर इसको शामिल किया गया है। पहली जियो हेरिटेज स्थल के अंदर 2021 के अंदर 20वां स्थल था ये, तो इसको शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखें। एक क्वेश्चन आता है डंग गंगदर उच्च भूमि है, वो कहां पर है? तो डंग गंगदर के नाम से है, वो झालावाड़ के अंदर है साथियों। एक आता है साहेबाद की उच्च भूमि कहां पर है? तो साहेबाद वाली भी कहां पे है? 12 के अंदर है साथियों। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके साथ ही अपना जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और राजस्थान का भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है साथियों। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है इसके अंदर। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, उसके अंदर हमने बात की, इसके उपनाम हाड़ौती का पठार कहते हैं। यहाँ पे 6.89% जनसंख्या निवास करती है, सॉरी 6.89% इसका क्षेत्रफल है, 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है,
और इसका विस्तार कहाँ पर है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और इसके अलावा रावत भाटा जो अणु नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उसके अंदर है इसका विस्तार है। इसके बाद में हमने देखा था इसकी औसत वर्षा 80 से 120 सेमी है, यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे लगभग लगभग जो है जो अपने मसाले हैं, मसाले और जो मादक पदार्थ है उनको उनकी ज्यादा जो अपनी है खेती की जाती है, यहाँ पे कृषि की जाती है। अफीम है, सोयाबीन है, तंबाकू है, कपास है, धनिया, मेथी, गन्ना है, इनका यहाँ पे विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। अब पठारी भाग है तो वहां पे कुछ चोटियां भी आगे आकृतियों की बात की है हमने, तो यहाँ पे चोटी कौन सी है, मुख्य रूप से सबसे ऊंची चंदवाड़ी है, झालावाड़ के अंदर है, 517 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। यहाँ पे दर्रे भी हैं, दर्रे 4 दर्रे हैं, चारों के चारों बूंदी के अंदर हैं। एक तो है लाखेड़ी दर्रा है, रामगढ़ दर्रा है, जोलावास जो दर्रा है और खटगढ़ दर्रा है। जोलावास दर्रा, खटगढ़ दर्रा है जो बूंदी के अंदर है साथियों। इसके बाद में हमने देखा है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से, विद्यन कंगार भूमि है, दक्कन का लावा पठार है। विद्यन कंगार भूमि है, किससे है, नदियों द्वारा निर्मित है। दक्कन का लावा पठार है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ये हमने देख लिए हैं। इसके अलावा हमने जो विभिन्न आकृतियों की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के अंदर हैं उनकी हमने चर्चा की है, जैसे कुंडलाकार पहाड़ियां कोटा के अंदर हैं और अर्धचंद्राकार बूंदी के अंदर हैं, घोड़े की नाल के समान या गोलाकार है रामगढ़ बारा के अंदर है। एक झील के बारे में हमने देखा है, ज्वालामुखी निर्मित रामगढ़ क्रेटर झील है जिसको जो जियो टैग दिया गया है, हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया है, 2021 के अंदर है, तो वो भी बारा के अंदर है। इसके अलावा हमने देखा है डंगंगदर उच्च भूमि है, शाहेबाद उच्च भूमि बारा के अंदर है, डंगंगदर उच्च भूमि है झालावाड़ के अंदर है। ये जो हमने यहाँ पे कवर किया है आज की क्लास के अंदर। इसी के साथ अपना जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है साथियों। इसी के साथ अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है नदियां, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।